जरा सोचिए एक ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में जिसे तलवार के जोर पर नहीं बल्कि करुणा और नैतिक सिद्धांतों पर चलाया जाता था। आज हम सम्राट अशोक के उसी अनोखे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर झांकेंगे जो अपने समय से सच में कहीं आगे था। ये हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के महान शासक। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया, एक ऐसा तरीका जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। देखिए, उनके शासन का जो मूल मंत्र था वो उनके अपने ही शब्दों में छिपा है, सब मनुष्य मेरी प्रजा हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए चाहता हूं कि वे सब प्रकार के हित और सुख प्राप्त करें, उसी प्रकार मैं सब मनुष्यों के लिए भी कामना करता हूं। और यही एक लाइन उनके पूरे प्रशासन का ब्लूप्रिंट बन। तो सवाल ये उठता है कि अशोक ने ये सब किया कैसे? मतलब एक सोच को इतने बड़े साम्राज्य की हकीकत में कैसे बदला? चलिए उनके इस ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले शासक के तौर पर उनका वादा क्या था? फिर उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर नजर कैसे रखी? न्याय में करुणा को कैसे शामिल किया? एक सच्चे कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे हुआ? और सबसे अहम, उन्होंने जीत की परिभाषा को ही हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के शासन के पीछे की सोच की। वो अपनी प्रजा को सिर्फ अपनी प्रजा नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह देखते थे। इसी सिस्टम को पितृवत शासन यानी पैटर्नलिस्टिक गवर्नेंस कहा जाता है। यह सिर्फ एक राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक पिता और संतान जैसा था। अशोक का मानना था कि अगर शासक अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखेगा तो प्रजा भी धर्म के रास्ते कर चलेगी। सोचिए, ये आज के वेलफेयर स्टेट के आइडिया से कितना मिलता जुलता है, जहां सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों की देखभाल करना होती है। उनका मानना था कि एक धर्मी राजा ही एक धर्मी समाज की नींव रख सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई सोच। अब देखते हैं कि इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा गया। अशोक ने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो उनकी आंख और कान की तरह काम करता था और उनकी इस कल्याणकारी सोच को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाता था। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 तरह के अधिकारी सबसे जरूरी थे। पहले थे महामात्रा। ये हाई रैंकिंग ऑफिसर हर 5 साल में पूरे साम्राज्य का दौरा करते थे, ये पक्का करने के लिए कि लोगों के साथ कोई अन्याय न हो। दूसरे थे राजुक, जो अलग अलग जिलों में लोगों की खुशी और भलाई के लिए जिम्मेदार थे। और तीसरे थे प्रतिवेदक। समझिए, ये सम्राट के स्पेशल रिपोर्टर्स थे। अब सबसे दिलचस्प बात है राजुकों पर अशोक का भरोसा। वो कहते थे, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने बच्चे को एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मैंने प्रजा के पालन, सुख और हित के लिए राजुकों को नियुक्त किया है। सोचिए जरा, एक सम्राट अपने अधिकारियों की तुलना एक बच्चे की देखभाल करने वाली नैनी से कर रहा है। ये दिखाता है कि वो उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और भरोसा करते थे। प्रतिवेदकों का सिस्टम तो सच में क्रांतिकारी था। इन रिपोर्टर्स को सम्राट तक किसी भी समय कहीं भी सीधी पहुंचने की इजाजत थी। मतलब चाहे सम्राट खाना खा रहे हों, अपने महल में हों या कहीं टहल रहे हों। इससे ये पक्का होता था कि जनता की आवाज सीधे और बिना किसी फिल्टर के सम्राट तक पहुंचे। अधिकारियों का ये नेटवर्क पक्का करता था कि सम्राट की सोच साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचे। लेकिन अशोक की करुणा सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं थी। इसने उनके साम्राज्य के सबसे कठोर पहलुओं में से एक यानी न्याय व्यवस्था को भी बदलना शुरू कर दिया। देखिए, पहले सजा का मतलब होता था सिर्फ बदला और फैसले तुरंत लागू कर दिए जाते थे। लेकिन अशोक ने इसमें एक मानवीय पहलू जोड़ा। उन्होंने मौत की सजा पाए कैदियों को 3 दिन की मोहलत देने का नियम बनाया। क्यों? ताकि उनके रिश्तेदार उनकी जान बचाने की अपील कर सकें या वो कैदी खुद दान पुण्य करके अपने परलोक को सुधार सकें। अशोक ने अपने शिलालेखों में से साफ साफ लिखवाया, जिन मनुष्यों को प्राण दंड की सजा मिल चुकी है उनको मैंने 3 दिन का विश्राम स्वीकृत किया है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन ये उनकी न्याय प्रणाली में करुणा के महत्व को दिखाता है। अशोक का शासन सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों पर नहीं बल्कि ठोस कामों पर भी आधारित था। उन्होंने ऐसे लोक कल्याण के काम किए जो आज के जमाने में भी बिल्कुल सही लगते हैं। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। सोचिए, जानवरों के लिए अस्पताल, व्यापार और यात्रा के लिए सड़कें बनवाईं, जगह जगह कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए ताकि लोगों को आराम मिले, और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। ये एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की पहचान थी। और तो और, उन्होंने पशुओं की रक्षा पर भी बहुत जोर दिया। अशोक ने यज्ञों में होने वाली पशु बलि पर रोक लगा दी।
मनोरंजन के लिए होने वाले शिकार को बंद करवा दिया और यहाँ तक कि अपनी शाही रसोई में पकने वाले जानवरों की संख्या भी सीमित कर दी। उनकी कल्याणकारी नीतियां सिर्फ समाज तक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था तक भी पहुंची। जब अशोक बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी गए तो उन्होंने वहां के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी। उन्होंने वहां के किसानों से लिए जाने वाले कृषि कर को घटाकर उपज का सिर्फ 8वां हिस्सा कर दिया। और अब आते हैं अशोक के शासन के सबसे गहरे और सबसे जरूरी बदलाव पर। उन्होंने एक विजेता होने का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को धम्म घोष यानी धर्म की आवाज से बदल दिया। इसका मतलब था कि अब साम्राज्य का विस्तार सैन्य ताकत से नहीं होगा बल्कि नैतिक सिद्धांतों और धर्म के प्रचार से होगा। ये उनके अपने शब्द थे जो एक सम्राट के रूप में उनकी सोच में आए एक बुनियादी बदलाव को दिखाते हैं। सैन्य विजय की जगह अब नैतिक और आध्यात्मिक विजय ने ले ली थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सिर्फ खुद को ही नहीं बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नया रास्ता तय कर दिया। उन्होंने इच्छा जताई कि मेरे पुत्र व पौत्र शस्त्र विजय करना अपना कर्तव्य न समझें। वो चाहते थे कि उनका वंश, उनका साम्राज्य शांति और धर्म के रास्ते पर चलें, ना कि युद्ध के। तो कुल मिलाकर अशोक के प्रशासन का सार क्या है? ये सिर्फ कुछ नियमों और अधिकारियों का एक ढांचा भर नहीं था। ये एक ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था थी जिसमें दर्शन, नौकरशाही, न्याय और लोक कल्याण सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर नियम, हर अधिकारी की नियुक्ति के पीछे एक ही लक्ष्य था, प्रजा का हित और एक नैतिक समाज का निर्माण करना। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पे छोड़ जाता है। करुणा और कल्याण पर आधारित शासन की ये प्राचीन सिद्धांत आज के आधुनिक नेताओं को क्या सिखा सकते हैं?